सर कल क्या पढ़ा है? कल हमने पढ़ाया था मॉर्गन के कुछ काम, और पढ़ाया था हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोनों सिचुएशंस डिस्कस की थी। नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था हमने कल। बताओ भाई, कल जो लोग थे क्लास में क्या क्या बताया था हमने, कुछ याद है? अभी मिल जाएगा, घबराओ नहीं। सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कल बता दिया था। कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस भी बताई थी, बट बेट्सन पुनेट वाली। आज जो नया कॉन्सेप्ट हमको जानना है, जेनेटिक मैपिंग। मैप कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि टैबलेट वाली पेंसिल गड़बड़ हो गई है, पेन कहो पेंसिल कहो, तो इसलिए हैंडमेड नोट से कुछ दिन बताएंगे। इसके बाद फिर जब वापस से आ जाएगी रिपेयर होके या नई, तो फिर शुरू करेंगे। वैसे ही पढ़ने में आ रही है। जी सर। तो देखो, जेनेटिक मैपिंग बेसिकली है क्या। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? लिंकेज मैप कहते हैं या क्रोमोसोम मैप कहते हैं। जेनेटिक मैपिंग से हमको ये पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कौन कौन सी जीन्स जो है वो लिंकेज शो कर रही हैं। ठीक है। पहला जेनेटिक मैप जो है वो किसने प्रिपेयर किया था? एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट बेसिकली थे कौन? कुछ कहानी जानते हैं उनकी? नहीं सर। ये स्टूडेंट थे ऑफ एनिमी ऑफ ड्रोसोफिला। अब गेस करो। मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन के। भाई उनका नाम ही क्या था? टी एच मॉर्गन। ठीक है। इस टी में क्या टी है, क्या है? व्हाट इज टी? टी स्टैंड्स फॉर थॉमस एंड एच स्टैंड्स फॉर हंट। तो जब उनके नाम में ही शिकार जुड़ा हुआ था तो किसी न किसी का शिकार करते, तो उन्होंने ड्रोसोफिला को चुना। खैर, जोक्स अपार्ट। लेकिन स्टर्टी वेंट बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, ब्राइट स्कॉलर थे, पीएचडी स्कॉलर थे मॉर्गन के। और अपनी पीएचडी थीसिस के दौरान ही इन्होंने जेनेटिक मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रपोज किया था। तो अब देखो, इन्होंने ये मैपिंग प्रिपेयर कैसे की थी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम जानते हैं कि 100% क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% आ सकती है। लेकिन कोरिलेट इन दोनों को हम आपस में कर ही सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो रिकॉम्बिनेशन होने के लिए क्रॉसिंग ओवर तो होना ही चाहिए। तो आप फोकस करें मेनली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टर्टीवेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया। दो जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पहला जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया था एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला का। तो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम का पहला जेनेटिक मैप यूजिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक मैपिंग के दो बड़े और अहम पहलू हैं जिस पे गौर करना जरूरी है। पहला यह है कि जेनेटिक मैपिंग में हमको जीन ऑर्डर पता चलता है। जीन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि किस ऑर्डर में जीन्स प्लेस्ड हैं। तो सपोज करिए अगर तीन जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए, बी और सी, तो इनका जो लीनियर ऑर्डर या लीनियर अरेंजमेंट है वो किस तरह का है? ये है, या ए सी बी है, या बी ए सी है, या बी सी ए है। तो ये पता लगाना
कि एक्चुअली में इन तीनों जीन्स का ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, वो हम जेनेटिक मैप से पता लगा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जीन डिस्टेंस। मतलब कि अगर ये 3 जीन्स हैं तो इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, ये भी हम, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेनेटिक मैप। तो अब जीन का हमको लोकेशन या उसका ऑर्डर पता चल गया और उन जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता चल गई, जो जीन्स बेसिकली लिंकेज शो कर रही हैं। अब देखो एक्चुअली में कैसे हम निकालते हैं, क्या यूज करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या जो परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, इसका यूज करके जो मैप डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में वो पता लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल सा कोरिलेशन ये है कि क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है दो स्पेसिफिक जीन्स के बीच में इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब अगर कोई एक्सप्लेन करे। Frequency of crossing over increases as the distance between two specific genes. Crossing over का मतलब बेसिकली क्या होता है? कौन बोल रहा है? हाँ। ये हवा बोल रही है, हमको किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ बोलो क्या बोलो। बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि अगर दो दो प्लेट है तो उनके बीच में फिजिकल एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा होगी, सही बात है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये जीन है और इसी के जस्ट बगल में कोई अगर जीन होगी तो जाहिर सी बात है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान फिर मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में ये रिलेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू अगर ये जीन जो है वो ये वाली जीन इधर यहाँ डिस्टेंटली लोकेटेड है ओरिजिनल रेड वाली जीन से। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम ये बढ़ता है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती है। सिंपल कोरिलेशन इन्होंने किया। तो जो परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, यहां पे हम क्रॉसिंग ओवर नहीं ले रहे हैं, परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, लिख दिया है भले, दो जीन लोकाई में ये क्या है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोकाई। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना जो है रिकॉम्बिनेशन की चांसेस, संभावना बढ़ेगी। अब इसको सिंपली कैसे डिनोट करते हैं कि 1% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मैप डिस्टेंस, 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन, जिसको कहते हैं सीएम स्टैंड्स फॉर सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम के हिसाब से यूनिट ये यहाँ पे निकाल दी गई। अब एक्चुअली में मैप डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100। कितने रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। एक्चुअली में ये रेशियो जो है वही मैप डिस्टेंस को बताता है। सर यही फॉर्मूला तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का था। तो और है क्या, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और मैप डिस्टेंस में अंतर क्या है? इक्वल ही होते हैं। और क्या इक्वल ही होते हैं, वही डिनोट करता है जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ऊपर, यही तो लिखा हमने, देखो 1% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 मैप यूनिट या मैप डिस्टेंस, तो 1 इक्वल्स टू 1 cm। तो इसीलिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे, सेम आउटकम मिलेगा हमको। तो ये जो सेंटीमॉर्गन है या मैप यूनिट जिसको हम कह रहे हैं, एक्चुअली में ये फिजिकल डिस्टेंस को नहीं डिनोट करता। फिजिकल डिस्टेंस को कौन डिनोट करता है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। एक्चुअल अगर आप डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में जानना चाहते हैं कितने बेस पेयर्स हैं इनटू
क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेस, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगी। जितनी जीन्स होंगी। अरे नहीं भाई, 10 नैनोमीटर। 10 से क्यों करोगे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या डिस्टेंस, वही तो पूछ रहे हैं, इस पेयर्स की दो बेसिस के बीच में क्या डिस्टेंस होती है। 0.34 नैनोमीटर। कौन बताया, अंशिका, ऋचा। ऋचा बताई, वेरी गुड, शाबाश। तो 0.34 नैनोमीटर, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाई 0.34 नैनोमीटर, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस, नैनोमीटर में वो डिस्टेंस निकल के चली आएगी। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस निकल के आ रही है, एक्चुअली में मैप यूनिट या मैप डिस्टेंस इसको डिनोट नहीं करता। क्यों नहीं करता, लेट्स सी, अभी आगे देखेंगे भी हम। खैर, तो अब देखो, अगर फिजिकल डिस्टेंस को ये क्लियरली मैप यूनिट नहीं बता रहा है तो उसको पता लगाने का एक तरीका इजाद किया गया, एक अप्रोक्सीमेशन ली गई फॉर द वैल्यू ऑफ परसेंट रिकॉम्बिनेशन एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। इसमें क्या किया गया, इन दोनों को कोरिलेट किया गया कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और उस रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज को कोरिलेट किया गया विद द नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो दो जीन्स के बीच में मौजूद हैं। तो फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप, यानी फिजिकल मैप नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जेनेटिक मैप मतलब कि मैप डिस्टेंस, मैप यूनिट, इन दोनों को कोरिलेट किया गया। तो कोरिलेट करने के बाद ह्यूमंस के लिए क्या वैल्यू निकल के आई कि 1 सेंटीमॉर्गन या 1% रिकॉम्बिनेशन इज रफली इक्विवेलेंट टू 10 to the power 6 बेस पेयर्स। तो इस तरह से हम कम से कम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिजिकल डिस्टेंस की निकाल सकते हैं अगर हमको मैप डिस्टेंस या मैप यूनिट पता हो तो, कि कितने बेस पेयर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमको चाहिए एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम नीचे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। इसको हम यहाँ से लेते आ रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे, बहुत नीचे लाना पड़ेगा यार ये तो, और नीचे, और नीचे, और नीचे। एक्चुअली मैं वो नोट्स बनाते समय हमको ध्यान नहीं पड़ा, हम पेज वहाँ पे छोड़ देते तो स्पेस मिल जाता। चलो, नहीं ज़्यादा नीचे आ गए, ये यही वाला है एग्जाम्पल, वापस आ गए ऊपर। ये वाला एग्जाम्पल हमको समझना है, जो हमने अभी बात की किस चीज़ की, जेनेटिक मैपिंग की। अब यहाँ पे समझो, सिंपल सा है कि ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन में हमने दोनों होमोजाइगोट्स ले लिए हैं, और इससे गैमीट्स बने। ठीक है, गैमीट्स के बाद इनका फ्यूजन हुआ और F1 प्रोजेनी हमको हेट्रोजाइगोट मिल गई। अब इस F1 का हमने क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस इधर दिखाया गया है, तो ये हेट्रोजाइगोट इनटू मतलब क्रॉस बाय रेसेसिव जीनोटाइप। अब इसमें जाहिर सी बात है हेट्रोजाइगस के दो पेयर्स हैं, तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ गैमीट 4 बनेंगे, 2 to the power 2। तो 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ पे बन गए। ये होमोजाइगस है तो इसमें एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। जब इसकी क्रॉसिंग कराई गई, यानी ये टेस्ट क्रॉस जब हुआ, तो F2 प्रोजेनी जो हमको निकल के मिली है, इस एग्जाम्पल में उसका कैलकुलेशन इस तरह से किया गया है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो जीनोटाइप है इसके 160 ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, और इस वाले जीनोटाइप के 165 ऑफस्प्रिंग। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये देखो, कैपिटल A कैपिटल B
पेरेंट से आ रहा है ये गेमेटिक कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए स्मॉल बी, या तो दोनों ही वही हैं, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ये जो 160 और 165 ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स की संख्या जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट यानी कि दूसरा कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो कैपिटल ए तो है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल बी तो है लेकिन कैपिटल ए नहीं है। तो ये अलग तरीके का कॉम्बिनेशन जिसको हम रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं, इनकी संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 36, 39। सिंपल सा फॉर्मूला हमने आपको बताया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, या हम इसको मैप यूनिट का फॉर्मूला कह सकते हैं। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या है, 36 और 39, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है तो इनको ऐड कर लिया, टोटल मिल गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो 160, 165, 36, 39 चारों को यहाँ पे ऐड कर लिया गया इंटू 100, 18.8% हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब चूंकि एक मैप यूनिट जो होती है या एक सेंटीमॉर्गन वो 1% रिकॉम्बिनेशन के बराबर होता है, इसीलिए जो दो जीन्स रिकम्बाइन कर रही हैं यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी 18.8 है। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो 18.8 मैप यूनिट्स होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा कभी निकालने के लिए आएगा तो निकाल सकते हो अगर डेटा दिया हुआ है। बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो वापस ऊपर चलते हैं। अब क्या है कि जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप, इन दोनों में अंतर तो आपको समझ में आ गया। ये बेसिकली मैप यूनिट की बात कर रहा है या मैप डिस्टेंस की, और ये नंबर ऑफ एक्चुअल बेस पेयर्स बिटवीन द जीन्स इसकी बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जेनेटिक मैप जो होता है इसकी एक्यूरेसी कम होती है, लिमिटेड एक्यूरेसी। क्यों? ये दो एजम्पशंस मान के हम जेनेटिक मैप प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी लिमिटेड इसकी आती है। पहला एजम्पशन क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर है इट अकर्स रैंडमली अलोंग क्रोमोसोम्स। रैंडमली, ओके, कहीं भी हो जाएगा ये हम अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम हॉट स्पॉट्स और कोल्ड स्पॉट्स इन द क्रोमोसोम्स, जहां पे ज्यादा हो सकती है, जहां पे कम हो सकती है, या कहीं कहीं बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे सेंट्रोमियर वाला जो हिस्सा होता है क्रोमोसोम का, वहां पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती, ना के बराबर की कभी क्रॉसिंग ओवर हो। ठीक है, तो लेकिन हम जेनेटिक मैप प्रिपेयर करने के लिए अजम्पशन मान लेते हैं, इसीलिए एक्यूरेसी कम हो जाती है। दूसरा अजम्पशन जो है वो कि जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की ये प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ये हम ऊपर से ही मानते चले आ रहे हैं, अभी पहले भी हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की ज्यादा है तो हम कह देंगे कि दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो ये जो दोनों अजम्पशंस हैं ये पूरी तरह से नहीं करेक्ट हैं, दे आर ओनली पार्टली करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स में कई स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट्स कहते हैं। ये ऐसे रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जहां पे क्रॉसिंग ओवर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो अब हमको सोच के बताओ कि अगर क्रॉसिंग ओवर उस पर्टिकुलर इलाके या उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा होगा, तो जो जेनेटिक मैप तैयार करेंगे आप, वहां पे उन दोनों जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा दिखाएंगे या कम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ज्यादा ज्यादा दिखेंगे। ज्यादा दिखाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअली में ज्यादा होगा? नहीं, वो तो फिक्स है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स उस दो जीन के बीच में तो ये फिक्स ही रहेंगे।
लेकिन अब किसी कारण से इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो जेनेटिक मैप जब बनाएंगे तो उसमें मैप यूनिट हम यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल जो फिजिकल मैप है वो तो यही डिस्टेंस दिखाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी जेनेटिक मैप प्रिपेयर करने में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक मैप डिस्टेंस है it does not necessarily indicate the physical distance between two markers। मार्कर्स मतलब जीन लोकस की बात हो रही है। तो ये चीज समझ में आ गई कि जेनेटिक मैप डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेटली दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को नहीं बता सकती, लेकिन हमको एक रफ आइडिया तो दे ही सकती है। खैर, और जो कोरिलेशन हमने स्टेब्लिश किया था कि 1% जो क्रॉसिंग ओवर है that is equivalent to 1 × 10⁶ बेस पेयर्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा और एक्यूरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर दो जीन्स के बीच में हॉट स्पॉट मौजूद है तो ऐसी दो जीन्स जो हैं वो जेनेटिक मैप के अंदर बहुत दूर दूर नजर आएंगी, जबकि फिजिकल मैप के अंदर रिलेटिवली उनकी डिस्टेंस कम होगी, जो ऊपर हमने ये डायग्राम बनाया। इसको अगर हम यहाँ पे सिंपली लिख भी दें, ये हो गया हमारा, चलो इसको यहीं इंडिकेट कर दिया, ये जेनेटिक मैप हो गया, और ये जो है एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है, या फिजिकल मैप भी कह सकते हैं हम इसको। और इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट। तो ये बात समझ में आ गई। पता कैसे चला कि ऐसा होता है, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप में अंतर आ जाता है? इट वॉज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड इन 1992। कब? जब सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी का क्रोमोसोम 3 का कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो पता चला। तो जो जेनेटिक मैप इसका पहले से बना के साइंटिस्ट बैठे थे, जब इसका सीक्वेंस पता चला, जब एक्चुअल नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट बिटवीन द जीन्स पता चले, तब इनको समझ में आ रहा है यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। तो फिर उसके बाद वो कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया गया बिटवीन जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स। तो इस प्रकार, यानी हेंस द डिस्टेंस बिटवीन लोकाई रिप्रेजेंट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ प्रिसाइज फिजिकल डिस्टेंस। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, जान सकते हैं आप, ये वही बातें समाप्त कर दी गई हैं। अब हमको देखना है जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस। 2 पॉइंट क्रॉस से जीन मैपिंग देखें। इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है 2 पॉइंट क्रॉस है, तो इस क्रॉस में दो लोकस या 2 लोकाई जो है वो इन्वॉल्व होंगी, तो ऐसे क्रॉस को हम 2 पॉइंट क्रॉस कहेंगे। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देखना है बेसिकली। तो अब इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे तो स्पेस इतना कम है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो नीचे, यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, और ये भी लिख देते हैं ऑफ 2 पॉइंट क्रॉस। तो अब देखते हैं जरा एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल लिया हमने, वो तो ऑलरेडी लिखे हैं, पाइसम सटाइवम का। मटर, पाइसम सटाइवम में पॉड शेप या पॉड कैरेक्टरिस्टिक, पॉड के ट्रेट्स हम ले रहे हैं। तो दो इसमें हम लेंगे। एक तो हमने क्या ले लिया, पॉड का शेप, और दूसरा हमने ले लिया पॉड का कलर। ये पहले भी ले चुके हैं, कल भी इसके बारे में हमने बताया था। तो पॉड शेप में हमारे पास दो टाइप के शेप हैं, इन्फ्लेटेड और दूसरा था कंस्ट्रिक्टेड। इसको हम ऐसे भी कह देते हैं, इन्फ्लेटेड को हम नॉर्मल कह देते हैं और कंस्ट्रिक्टेड को हम नैरो कह देते हैं। तो कहीं लिखा हो तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है।
पॉट कलर की अगर हम बात करें तो पॉट कलर भी हमारे पास दो हैं, एक तो ग्रीन हो गया और दूसरा येलो हो गया। तो ये भी बता दो कल के डिस्कशन से कि क्या था, कैसे था। इन्फ्लेटेड वाला जो क्या है, ये डोमिनेंट है कि क्या है? इन्फ्लेटेड और ग्रीन डोमिनेंट है। हाँ, तो ये डोमिनेंट हो गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एलील से, इसको स्मॉल ए एलील से। ग्रीन भी डोमिनेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी एलील से। येलो जो है रिसेसिव है, इसको हम स्मॉल बी एलील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तो इसमें वही हुआ सब कुछ जो होता है कि पी जनरेशन हमने ली, तो पी जनरेशन आप जान रहे हैं ये वाली होगी, और इससे क्रॉस कराएंगे रिसेसिव होमोजाइगोट से, फिर गैमीट्स बनेंगे ये वही सब गैमीट्स। इतनी बार क्रॉस करा लो कि सब याद हो जाए। फिर ये गैमीट्स जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे, तो जो F1 जनरेशन निकल के आएगी दैट विल बी डबल हेट्रोजाइगस। और इस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो ये करा दिया हमने टेस्ट क्रॉस। तो F1 टेस्ट क्रॉस, अब जब टेस्ट क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगा? F2 F2 जनरेशन जो मिलेगा। तो F2 जनरेशन जो हमको मिली उसमें आप ध्यान दें, हमको 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिले। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दिया होगा इस तरह से। फिनोटाइप आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे इसका फिनोटाइप क्या होगा, दिस विल बी नॉर्मल एंड ग्रीन, या हाँ इन्फ्लेटेड एंड ग्रीन। सिमिलरली ये तो वही होगा, येलो एंड कंस्ट्रिक्टेड। ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड येलो, और ये वाला हो जाएगा नैरो या कंस्ट्रिक्टेड एंड ग्रीन। अब इसकी संख्या कितनी मिली, 445 इसके मिले, 455 इसके मिले, 51 इसके मिले और 49 इसके मिले। तो आप यहाँ पे देख के क्या बता सकते हैं कि पेरेंटल टाइप कौन से हैं और रिकॉम्बिनेंट? ऊपर वाले दो पेरेंटल है और नीचे वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये पेरेंटल हो गए और ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी हमको कितनी मिल रही है? अगर इसको सबको जोड़, 1000। हाँ सबको जोड़ दोगे तो 1, कॉमा कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, कॉमा लगाते ही नहीं। चलो, टोटल 1000 प्रोजेनीज हमको मिली। अब देखो हम मैपिंग करते कैसे हैं, मैप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमको, बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए या पता लगाने की जरूरत है। यानी कि टू प्रिपेयर मैप we need to find following information। अच्छा एक बात हमको बताओ, इंफॉर्मेशन के बाद एस लगाते हैं क्या, इंफॉर्मेशंस? आज तक नहीं देखा। कहीं नहीं देखा, सही है, नहीं देखा तो सही देखा। इंफॉर्मेशन अपने आप में जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करती है, उसके आगे एस नहीं लगाते हैं। तो थोड़ा सा अंग्रेजी का ज्ञान है ये। खैर, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए? 4 टाइप की हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, राम 2 3 4। पहली इंफॉर्मेशन जो है ये हमको पता होना चाहिए कि जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं या नहीं, लिंक्ड और अनलिंक्ड। दूसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमको वो कि कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिल रहे हैं। तो वो तो हमने ऊपर देख लिया, समझ भी जाते हैं कैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखना है। तीसरी इंफॉर्मेशन हमको जो देखनी है वो हमको पता लगाना है कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, निकाल लोगे। चौथी,
कि जो जेनेटिक डिस्टेंस है मैप यूनिट, ये भी निकाल लोगे। बताओ इसमें से क्या चीज नहीं पता लगा पाओगे? पहला वाला शायद। बाकी 3 पता लगा लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। पेरेंटल कॉम्बिनेशन पता लग गया, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन पता लग गया, तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वही बेसिकली जेनेटिक डिस्टेंस या मैप यूनिट में आ जाएगी। पहला वाला पता लगाने के लिए क्या करेंगे तो देख लेते हैं। बाकी 3 इसीलिए हम एक्सप्लेन या इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो बाकी 3 भी करेंगे, अदरवाइज पहला तो कर ही रहे एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान से, सपोज करो कि जो जीन्स हैं वो अनलिंक्ड हैं। इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, तो अगर जीन्स अनलिंक्ड होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक जीन की अगले जनरेशन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है, अनलिंक्ड है तो इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट करेंगी, ये तो मानते हो? जी सर। अगर ये मानते हो तो तुम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो क्या कि इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, तो इस कंडीशन में जितने भी फिनोटाइप्स हमको मिल रहे हैं, 4 टाइप के मिल रहे हैं, तो ऑल फिनोटाइप क्रॉस रेशियो से तो इसका पता लग सकता है ना जीन्स लिंक्ड है या नहीं। किससे? टेस्ट क्रॉस रेशियो से। अगर 1:1 का हाँ रेशियो आ रहा है फिर बिल्कुल जीन सही। अनलिंक्ड है, और अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहा है तो हाँ मतलब लिंक्ड है। बस 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 यही हम बता ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जीन्स अनलिंक्ड हैं तो जितने भी फिनोटाइप्स होंगे, ऑल फिनोटाइप्स शुड बी इक्वल इन नंबर। तो इक्वल इन नंबर का मतलब कि जो रेशियो निकल के आएगा दैट शुड बी 1:1:1:1:1, टेस्ट क्रॉस का रेशियो डबल। यहां लेकिन हम देख रहे हैं कि ये रेशियो 1:1:1:1 नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम जान जाते हैं कि जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं, दे आर नॉट अनलिंक्ड। क्योंकि अगर टोटल 1000 इंडिविजुअल्स हैं तो सब सारे कितने आने चाहिए? 250, 250, 250, 250 ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि इन दिस केस the genes are not assorting independently, और अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब दे आर लिंक्ड। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक, तो पहला भी हम लोगों को पता चल गया। तो ये चारों इंफॉर्मेशन हमको इसी डेटा से मिल जाएगा। अब बहुत आसान है, अब आप जैसे ही वो करेंगे, मान लो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखा भी दें तुमको रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं? 51 और 49 100 हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल 100 रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 1000 हो गए, 100 इक्वल्स टू 10%। और जब 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो जो हाँ मैप डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमॉर्गन। आ गया, बहुत आसान है। ये तो कहानी थी जीन मैपिंग 2 पॉइंट क्रॉस की। अब हम बात करेंगे जीन मैपिंग 3 पॉइंट क्रॉस की। तो देख लेते हैं जरा इसको भी। जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट क्रॉस। तो 3 पॉइंट क्रॉस का मतलब ये होगा कि 3 लोकस, लोकस नहीं कहेंगे, 3 लोकाई इन्वॉल्व होंगे।
एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग 3 जीन लोकाई आर नहीं इज referred to as a 3-point cross। 3-point cross हो गया ये। अब देखो, इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में 3-point क्रॉस में किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है। तुम लोगों के सामने हम एक इमेज रखते हैं और इसमें कुछ हेल्प तुम लोगों की चाहिए उसको इलाबोरेट करने के लिए। पिक्चर्स, वेट, ये वाला है। अरे ये कहाँ चला गया, यहाँ लाना है हमको। अरे कहाँ चला जा रहा है भाई, ये अब आया। अब इसको देखो, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको, और बड़ा, अब ठीक है। देखो यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की स्टेज में। 3-point क्रॉस दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 लोकस हमने ले लिया, ए बी सी, डोमिनेंट रेसेसिव। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन क्या बता रही है, नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए बी एंड बी एंड सी। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें जितने भी गैमेट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हों। सिंगल क्रॉसओवर अगर हो रहा है बिटवीन ए एंड बी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे और साथ ही साथ सिंगल क्रॉस ओवर्स भी मिलेंगे। ए और बी के बीच में अगर क्रॉस ओवर हो रहा होगा तो क्या इसमें बताओ, समझ सकते हो कि हमको कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। जी सर, ए का एक्सट्रीम दूर है हाँ, और बी का। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। ऐसे समझो कि एक क्रोमोसोम इधर आ हम गए सर। आ गया। अच्छा चलो, आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दे रहे हैं। ऐसा करना है ना हमको, नीचे वाला जो क्रोमेटिड है इस पे हम जीन्स दिखा देंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा ये, और इसमें ऊपर वाले पे दिखा देंगे जीन्स तब समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इस वाले में यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है और यहाँ पे स्मॉल सी है। सी तो एक ही जैसा लगता है। सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में क्रॉसओवर हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ वाला हिस्सा ये इसके ऊपर आएगा, ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेंगे, काइज़मा का फॉर्मेशन होगा। तो ये बी सी एक साथ ऊपर चला जाएगा और ये कैपिटल बी कैपिटल सी वाला एक साथ नीचे चला आएगा। क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो ऊपर वाले में क्या रह जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और नीचे वाले में रह जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये यहां पे लिखा हुआ है, सिंगल क्रॉसओवर हो गया। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं अगला, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी। तो अब बी और सी के बीच में अगर सिंगल क्रॉसओवर हो रहा होगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और सिंगल क्रॉसओवर अगर बी और सी के बीच में हो रहा होगा तो क्या होगा,
ए और बी वाला सेक्शन जो है ये नीचे आ जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी वाला सेक्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या मिलेगा हमको, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और नीचे हमको मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये हो गया। अब तीसरा हो रहा है डबल क्रॉसओवर बिटवीन ए बी एंड बी सी। इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, तो ए बी के बीच में इस जगह पे कहीं और बी सी के बीच में इस जगह पे कहीं दो दो क्रॉस ओवर्स बन रहे होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चेंज तो खाली बीच वाला ही होना है। हाँ वही बात है, इस तरह से क्रॉसओवर जब बनेगा तो ये स्मॉल बी ऊपर चला जाएगा और कैपिटल बी नीचे चला आएगा। तो ये देखो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो सिर्फ बी का एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि दो क्रॉसओवर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा 3 पॉइंट क्रॉस में क्या अरेंजमेंट है। अच्छा, अब इसमें आगे क्या देखना है कि क्रॉसिंग जो हुई फिर से वैसे ही करते हैं। क्रॉस तो आप कराना सीख ही जाएंगे अच्छे से। पेरेंट जनरेशन हम कैसी लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये ले लिया, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, गैमीट क्या बन के आएगा सब मालूम है, ए बी सी गैमीट यहाँ बनेगा और यहाँ पे स्मॉल वाले सारे गैमीट बन जाएंगे। उसके बाद इन दोनों का जब फ्यूजन गैमीट्स का होगा तो हमको ट्रिपल हेट्रोजाइगोट मिलेगा F1 जनरेशन में। ये ट्रिपल हेट्रोजाइगोट मिल गया और अब इस ट्रिपल हेट्रोजाइगोट की इसका टेस्ट क्रॉस करा देंगे इस तरह से। अब इस टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस, यही है F2 जनरेशन। ये रिजल्ट हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक इमेज और शेयर कर देते, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक्चुअली में यही है हमारा रिजल्ट, जिस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं ये हम इंडिकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे देखो ध्यान से कि कैपिटल वाले सारे हैं कितने 390, तो ये पेरेंटल हम जानते हैं। स्मॉल वाले सारे 374, ये भी पेरेंटल टाइप है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पे ये जो इसने डेटा दिखाया है ना, ये तुम बताओ सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, हम नहीं जानते। ये वाला बताओ सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये जो बोल रहा है यहाँ पे बीच वाला एक्सचेंज हुआ है तो यहाँ तो डबल क्रॉसओवर होना चाहिए था। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी नीचे देखो बीच वाला ही एक्सचेंज हुआ है, तब भी इसको ये सिंगल क्रॉसओवर बोल रहा है। जीन के अरेंजमेंट में कुछ हो। जिन, अरे भाई तो एग्जाम्पल तो अभी हम लेकर वही चल रहे हैं। अच्छा चलो मान लो यहाँ पे जीन के अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो आओ एक इमेज और हम तुमको दिखाते हैं, यहीं पे इंसर्ट करते हैं एक और, ये वाला। अब इसमें बताओ हमको, देखो ये वाली जो इमेज है इसमें तो ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे डबल क्रॉसओवर बन रहा है। क्रॉसओवर किसके बीच में, तो वहाँ बीच वाला जीन है तो मतलब अरेंजमेंट वही है। लेकिन देखो सीक्वेंस यहाँ पे बदल दिया इसने ना, ACB कर दिया। तो यहाँ बीच में एक्सचेंज दिखा रहा है ना, वहाँ अगर बीच वाला चेंज है तो हाँ डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब अरेंजमेंट जीन का वही है जो डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट है। वहाँ जो पहले हमने देखा वही वाला ना, हाँ हाँ जो एग्जाम्पल पहले हमने या जो डायग्राम हमने देखा था,
तो इसीलिए अब वो हमको तो गड़बड़ लग रहा है मामला, लेकिन चलो गड़बड़ हो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा गड़बड़ तो लग ही रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि सिर्फ बीच वाला अगर एक्सचेंज हुआ है तो इसको डबल क्रॉस ओवर होना चाहिए था, और ये इसको डबल क्रॉस ओवर दिखा रहा है। देखो, तो एक्चुअली में ये क्या होना उल्टा हो चाहिए, गया। हाँ ये पलट गया है, इसको होना क्योंकि चाहिए। जो सबसे ज्यादा कम होता है वो होता है डबल क्रॉस ओवर, तो इसमें उल्टा ही है, जीनोटाइप उल्टा हो गया हमको, हाँ है। जीनो टाइप उल्टा हो गया ना, तो इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, करेक्ट कर दो। अरे जब इतने मठाधीश लोग बैठे हैं तो दिक्कत क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये क्या हो जाएगा स्मॉल सी। किसके बीच में दिखा रहा है, सी और बी के, एक सेकंड, सी चेंज होगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ऐसा गलती कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, क्योंकि सी और बी के बीच में तो है। अ, अच्छा, इसकी बदमाशी देखो, नीचे देखो पहले ये डायग्राम, यहां जीन का अरेंजमेंट क्या है, ए सी बी, ए बी सी अरेंजमेंट नहीं है जीन का, और ये यहाँ, सर यही तो कह रहे थे हम। अच्छा यही कह रही हो, क्या कह रही हो, हाँ तुम बहुत सही कह रही हो, सर पहले यही तो कह रहे थे हम। हाँ तुमने बहुत सही कहा, शाबाशी, शाबाशी तो वैसे गब्बर सिंह ही देता है। सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन जीन सी एंड बी हो रहा है यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे सी और बी के बीच में अगर सिंगल क्रॉसओवर होगा तो क्या होगा अरेंजमेंट, ए सी बी का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए सी स्मॉल बी, और नीचे वाले का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल बी। लेट्स सी, ऐसा कुछ यहाँ ऊपर दिख रहा है, हाँ इसने इसको, इसको ऐसे लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं ना, ए सी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल यही लिखा ही हुआ है यहाँ पे, और इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल बी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसने बी को अरेंज करने के चक्कर में मटिया मेट कर दिया पूरा, लेकिन हम लोगों ने, हमने नहीं, प्रियंका ने सही कर दिया इसको। और डबल क्रॉसओवर अगर इसी वाले से हम देखेंगे तो हमको दिख जाएगा, डबल क्रॉसओवर तो यहाँ पे बना हुआ दिख ही रहा है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डबल क्रॉसओवर। तो इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख देंगे, ए स्मॉल सी फिर बी, ये देखो लिखा हुआ है ए स्मॉल सी कैपिटल बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी, यही तो लिखा है यहाँ पे, स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल बी, गुड, हाँ भाई समझने की फेर है। तो ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, इसको भी अब मॉडिफाई हम कर सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन जीन्स ए एंड सी, तो इसमें जो सिंगल क्रॉसओवर निकल के आएगा उसमें क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, हाँ क्योंकि और स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, और इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल सी और कैपिटल बी। अब बिल्कुल सही हो गया, इस जो ये डायग्राम है और जो ये जीन अरेंजमेंट है इसके हिसाब से। तो बस इस तरह से हमको इतने सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल गया, और डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी वैसे भी बहुत ही कम होती है। अच्छा अब देखो, अब इससे हम इस डेटा से कैसे निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस या जो भी उसको कहना चाहो, यही छोटा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आरसी कह दे रहे हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन नहीं आरएफ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है
जीन ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे कहाँ है ये ए और सी के बीच में, तो हमको कितने मिल रहे हैं 81 85 सिंगल क्रॉसओवर मिल रहे हैं 81 प्लस 85। क्या डबल क्रॉसओवर भी हम लेंगे? डबल क्रॉसओवर का एक और लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा डबल क्रॉसओवर, क्योंकि ए और सी उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है, यही तो देखना है। डबल क्रॉसओवर का ए और सी वाला पार्ट लेंगे और सी और बी वाला तो जब सी बी का कैलकुलेट करेंगे तब। नहीं पता नहीं। भाई, यहाँ ये दोनों डबल क्रॉसओवर लेंगे कि नहीं लेंगे ये बताओ। लेंगे सर, दोनों में बिल्कुल, हाँ दोनों लेंगे, इसलिए लिख दे रहे हैं दो सिंगल क्रॉस ओवर या क्रॉस ओवर्स मिलकर एक डबल क्रॉस ओवर बनाते हैं। अब इस नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 81 85 इसका ऐड किया और उसके बाद प्लस 5 और 8 इन डबल क्रॉस ओवर्स का ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल, तो टोटल तो 1000 है ही है हमारे पास, तो 1000 इंटू 100, ये हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी निकल के आना चाहिए। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो इधर उधर तो 17.9 करीब % आएगा। इसी को मैप डिस्टेंस हम मान लेंगे, इसको सीएम में भी रिप्रेजेंट कर सकते। हाँ, जब सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड सी का निकालेंगे तो जो डबल क्रॉसओवर है उसमें तो बीच वाली जीन चेंज हो रही है, मतलब दोनों ए और सी और बी और सी दोनों के बीच में क्रॉसओवर हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें तो सिर्फ ए और सी के बीच का निकाल रहे हैं। तो अच्छा अच्छा ये बात है। जैसे मान लो कि तुम अकेले आई मेरे पास और हमने तुमको एक लड्डू दिया, फिर रिचा अकेले आई, हमने उसको भी एक लड्डू दिया, फिर तुम दोनों लोग आई साथ में तो फिर हमने एक एक लड्डू तुम दोनों लोगों को दे दिया। तुम्हारे पास कितने लड्डू हो गए? 2। और रिचा के पास 2। तो दोबारा जब साथ आई थी तो वाला लड्डू नहीं गिनोगी क्या? गिनेंगे, गिनना वो पड़ेगा। खाली खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो चाहे ना हो, हमारा तो 4 लड्डू खत्म हो गया ना, तो समझो उसको। तंजीला तुम्हारे लिए भी लड्डू है, परेशान ना होना, खिलाएंगे सबको लड्डू। विंध्या बेचारे बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि लड्डू उड्डू नहीं खिलाते हैं सर। खैर, अब देखो दूसरा आरएफ किसके बीच में निकालना है हमको, बी या सी और बी कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करोगे 27 30 इन दोनों का ऐड करोगे और फिर से वो 5 8 ऐड करोगे और टोटल हमारा 1000 है ही है इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो परसेंटेज निकल के आएगा दैट विल बी 7%। और सेंटीमॉर्गन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज मैप यूनिट। अब यहां से देखो, यानी कि जीन ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी निकल के आ गई 17.9। जीन सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी निकल के आ गई 7। इससे जीन ऑर्डर कैसे पता लगाओगे? बताओ। ए और सी के डिस्टेंस को ए और बी के डिस्टेंस से माइनस कर देंगे।
ए और सी के डिस्टेंस से सी और बी के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। अब यहाँ तो हमको पहले से ही ऑर्डर पता है ए सी बी। नहीं, ए और बी की डिस्टेंस से ए और सी के डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करें। यहाँ हिसाब किताब ये है, चूंकि जीन ऑर्डर हमको देखो मालूम ऑलरेडी पता चल ही गया है, तो एक्चुअली में अब हमको ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो, और ये हम गेस करें। दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भाई, मल्टीप्लाई क्यों करोगी? मल्टीप्लिकेशन का क्या ऑप्शन है यहाँ पे? मतलब ऐड कर देंगे, पता नहीं। ऐड ही करोगे? पता क्या नहीं है? ये देखो, ए सी बी, तो ए और सी के बीच में है 17.9, और सी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है। यहाँ पे तो प्लस नहीं करोगे? प्लस करोगे तो जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी वो 24.9। हाँ 24.9। इसका मतलब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 24.9। बाकी ए सी और सी बी के बीच की डिस्टेंस हमको मालूम ही है। तो इस तरह से अलग अलग जीन के बीच में। अच्छा, लेकिन जीन ऑर्डर कैसे हमने पता लगाया, ये तो अभी भी नहीं राज खुल रहा है। अब ए और बी ऑर्डर तो दिया हुआ है, जीन ऑर्डर, माइनस कर देंगे। सही बात है भैया, जीन ऑर्डर तो दिया ही हुआ है। चलो, इसी पे बेस्ड एक हम और सवाल दे रहे हैं यहाँ, तो उसमें नहीं देंगे हम तो फिर शायद कुछ पता चले। जीन ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जीन ऑर्डर, इसका पता लगाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? कैन बी नोन, यार बड़ा टाइम हो गया, 9:15 से ऊपर हो गया। अच्छा, पता ही नहीं चला। कैन बी नोन बाई मैप डिस्टेंसेस। अगर हमको मैप डिस्टेंसेस पता है तो हम जीन ऑर्डर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल एक हम दे रहे हैं कि ए एंड बी, ये दो जीन्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमॉर्गन है, और जो बी और सी है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमॉर्गन है। अब हमको बताओ कि क्या इतने डेटा से तुम जीन का ऑर्डर पता लगा सकते हो? जी सर, लेकिन कॉपी और पेन चाहिए। हे भगवान, तो अपने कॉपी पेन का इस्तेमाल करो और जवाब बताओ। बताओ सब लोग जल्दी से। सर तो पता क्या करना है? ऑर्डर ऑफ द जीन, ये तीनों किस ऑर्डर में है? तो ये तो दोनों ऑर्डर में हो सकते हैं, ए बी सी और बिल्कुल सही कहा। ये सी दोनों ऑर्डर। अरे भाई, तो गलत थोड़ी है वो जवाब। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ए बी सी भी हो सकती है, या बी ए सी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ए बी और सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए और बी, हाँ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 4 और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 7, तो ए और सी के बीच, हाँ और मतलब शायद कोई और डाटा दिया होता तब हम कैलकुलेट करना मुश्किल होता, लेकिन ऐसे तो कोई भी पॉसिबल है। कोई भी पॉसिबल कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होता, तब और सही रहता, क्लियर कट हो जाता आइडिया। लेकिन अगर बी ए सी अरेंजमेंट है, अच्छा मान लो हाँ ये डेटा भी दिया होता, जैसे यहीं से हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल। अगर ए और सी के बीच में पूछ ले तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे, मतलब मान लो अरेंजमेंट है, सवाल ये दिया है कि ए बी और बी सी के बीच में ये दिया है, वो तो दिया ही है, लेकिन एक्चुअली ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 3% है। अगर ये दिया होता तब आप जीन ऑर्डर निकाल लेते। क्या होता जीन ऑर्डर? ये क्या आ गया? हाँ, जीन ऑर्डर निकाल लेते।
तो BAC होता यही BAC ही होता। बाकी लोगों को समझ में आया? अंशिका? क्योंकि B और C इज इक्वल टू 7 है और A और B इज इक्वल टू 4 है, तो बचा 3% माइनस करेंगे तो मतलब हाँ हाँ, मतलब वही है, एकदम मतलब सही है। इस तरह से हम जीन ऑर्डर दिखाते हैं बेसिकली। इधर B रखते हैं, इधर C रखते हैं, इधर A रखते हैं, और B और C के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस दी है वो 7 दी हुई है। A और B के बीच में की जो डिस्टेंस है वो 4 दी हुई है। तो जाहिर सी बात है 7 में से 4 घटाओ तो 3 आएगा। A और C के बीच में 3, जो यहाँ पे 3% रिकॉम्बिनेशन। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, पता लगा सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है।